जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। हाल ही में 1 अगस्त 2022 को नैन्सी पेलोसी, जो कि अमेरिका संसद की स्पीकर हैं, उन्होंने ताइवान की एक यात्रा की है और उस यात्रा को लेकर ताइवान और चाइना के बीच में काफ़ी विवाद बढ़ गया है। तो इस विवाद का कारण क्या है, इस क्षेत्र में जो हुई ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल एरिया कैसे हैं इस क्षेत्र के, ताइवान का क्या भौगोलिक विस्तार है और पूरा इतिहास क्या रहा है ताइवान का, इस विषय के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ ताइवान। ताइवान जो है एक द्वीपीय देश है और ये साउथ ईस्ट एशिया का देश है। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में मैं डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि इस क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार के बारे में आपको डिटेल से पता चल जाए। हालांकि आप इस वीडियो को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ताइवान एक द्वीपीय देश है साउथ ईस्ट एशिया में और ये पैसिफिक एशिया के अंतर्गत आता है। इसकी जो कैपिटल है वो ताइपी है। और ताइवान की करेंसी क्या है, आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, यही है ताइवान। ये ताइवान है, ये साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पड़ने वाला देश है। इसके आसपास में अगर हम दूसरे देशों की बात करें, कौन कौन से देश है, तो यहाँ पे आपको चाइना दिखाई देगा, ऊपर आपको साउथ कोरिया दिखाई देगा, ये आपको जापान दिखाई देगा, नीचे आपको दिखाई देगा फिलीपींस। इसके आसपास के सागरों की बात करें तो ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ ईस्ट चाइना सी है, दक्षिण में दक्षिण चाइना सी है, जिसको लेकर चाइना और ताइवान के बीच में काफ़ी विवाद रहता है। इवन साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच में भी काफ़ी विवाद रहता है। इसके पश्चिम में, पूरब में आपको मिलेगा फिलीपाइंस सी, और ये पूरे का पूरा जो सागर है, ये कौन सा महासागर है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, उत्तरी प्रशांत महासागर है। तो ये है हमारा ताइवान, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन अर्थव्यवस्था में काफ़ी आगे है। यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे आपको दो फेमस स्टेट दिखाई देंगी, जलडमरू मध्य दिखाई देंगे, लुजोन स्ट्रेट और ताइवान स्ट्रेट। चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे है ताइवान। चाइना और ताइवान के बीच में जो यहाँ पे एक आपको स्ट्रेट दिखाई देगी, ये वाली, ये जो स्ट्रेट है, ये दो सागरों को जोड़ रही है। कौन से सागरों को जोड़ रही है? साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ रही है। जो यहाँ पे उत्तर की तरफ है, ये है ईस्ट चाइना सी, जो दक्षिण में है वो है साउथ चाइना सी। इन दोनों सागरों को जोड़ने वाली जो ये जलधारा, जलडमरू मध्य आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा ताइवान स्ट्रेट। इसी तरह से अगर आप दक्षिण में जाके देखें तो ये जो देश है, ये है फिलीपींस और ये है ताइवान। फिलीपींस और ताइवान के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है लुजोन स्ट्रेट। तो लुजोन स्ट्रेट किस सागर को किस सागर से जोड़ती है? ये आपका है साउथ चाइना सी और इधर है आपका फिलीपींस सी। तो फिलीपींस सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने का काम करती है लुजोन स्ट्रेट। तो दोनों स्ट्रेटों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, लुजोन स्ट्रेट और ताइवान स्ट्रेट। ये ताइवान के आसपास के क्षेत्र में पड़ने वाली दो जल डमरू मध्य हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो ताइवान के बिल्कुल बीचों बीच से निकल जाता है। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कुछ इस तरह से जा रहा है। अगर हम एशियन देशों की बात करें, हालांकि मैं इसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। अगर हम एशियन देशों की बात करें तो कहाँ कहाँ से ये जा रहा है, ये आपको मिलेगा सऊदी अरेबिया, उसके बाद मिलेगा आपको यूएई, यूएई के बाद में आपको दिखाई दे रहा है ओमान, ओमान के बाद ये रेखा जो है भारत में आ जाती है, भारत के बाद बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश के बाद म्यांमार में जाती है, म्यांमार के बाद ये रेखा चाइना और ताइवान होती हुई आगे चली जाती है। तो इतने एशियाई देशों से होकर ये रेखा गुजरती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा जो है ताइवान के बीचों बीच से निकल जाती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ताइवान और ये दिखाई दे रही है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसमें पड़ने वाला ये एक आइलैंड है ताइवान। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है कुछ ज्वालामुखी द्वीपों का एक चापानुकार आकृति में एक समूह है, एक लाइन से बने हुए ज्वालामुखी हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इलूटियन आइलैंड,
कुलीन आइलैंड, देन जापान, पूरा जापान के आइलैंड, ओकिनावा आइलैंड, उसके बाद ताइवान, ताइवान के बाद फिलीपींस आर्कीपेलागो, और फिर हम चले जाते हैं इंडोनेशियन आर्कीपेलागो में। तो इस तरह से एक चाप बनी हुई है पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर के चारों तरफ किनारे किनारे पर। और वो जो आइलैंड्स की एक चाप है वो सारे के सारे ज्वालामुखीय आइलैंड है, ज्वालामुखीय द्वीप हैं। उन्हीं द्वीपों के बीच में, उन्हीं द्वीपों की कतार में ताइवान भी आता है। तो ताइवान जो है एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे पड़ने वाला द्वीप है। इसमें जो हाईएस्ट पर्वत श्रृंखला है वो निकिता युसान है। निकिता युसान नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ ली जाती है निकिता युसान। देखिए यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी, इसका नाम है चुंग्यान सामो। चुंग्यान सामो जो है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जो ज्वालामुखी आ रहे हैं, तो ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला है। और ये जो पर्वतीय श्रृंखला है, इस पर्वतीय श्रृंखला में सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे युसान, निकिता युसान इसका पूरा नाम है। तो ये बात आप याद रखिएगा, हाईएस्ट पीक है निकिता युसान। यहाँ पर अगर हम बात करें कॉर्प्स की, क्या क्या फसलें यहाँ पे होती हैं, तो मुख्य रूप से ताइवान में चावल, गन्ना, चाय मुख्य रूप से फसलें होती हैं। और चाय में भी ग्रीन टी यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ताइवान जो है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रोडक्शन करता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप का प्रोडक्शन करता है, खिलौनों का, टॉयज़ का प्रोडक्शन करता है, और काफ़ी अधिक मात्रा में निर्यात भी करता है। ताइवान की जीडीपी इस उद्योग पर काफ़ी अधिक निर्भर करती है। तो ये बात तो कर ली है हमने ताइवान की ज्योग्राफी के बारे में। ये जो मैप फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है ये ताइवान का फ्लैग है और ये चाइना का फ्लैग है, ठीक है। ताइवान और चाइना के बीच में काफ़ी विवाद है, कुछ आइलैंड्स को लेकर भी विवाद है। जैसा कि ये आपको चाइना दिखाई दे रहा है और ये ऑरेंज कलर से, और आसपास में जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये सब ताइवान का हिस्सा है। यह दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी में एक आर्कीपेलागो है, आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं पार्सल आइलैंड्स। पार्सल आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड्स में भी कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो ताइवान के हैं, बाकी आइलैंड चाइना के हैं। हालांकि और कुछ आइलैंड्स को लेकर ताइवान, चाइना, फिलीपाइंस और वियतनाम के बीच में भी काफ़ी विवाद रहता है। तो साउथ चाइना सी के ऊपर हम डिटेल से एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चाइना जिसको हम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, और ताइवान जिसको हम रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, उसकी टेरिटरी किस तरह से फैली हुई है। चाइना और ताइवान के बीच में जो विवाद है, अब हम उसके इतिहास की तरफ चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे दो डायनेस्टी की, एक है मिंग डायनेस्टी, दूसरी है क्विंग डायनेस्टी। तो मिंग डायनेस्टी जो कि 1368 से लेकर 1644 तक चाइना वाले क्षेत्र में थी, उस डायनेस्टी को हरा के क्विंग डायनेस्टी उस चाइना पर अपना अधिकार जमा लेती है, और 1644 से लेकर 1912 तक यही डायनेस्टी रहती है। कौन सी डायनेस्टी है? क्विंग डायनेस्टी। और इस क्विंग डायनेस्टी के समय पर ही जापान जो है चाइना पर अटैक कर देता है, या जापान जो है क्विंग डायनेस्टी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट सिनो जापान वार, पहला चाइना जापान युद्ध, जो 1894 और 1895 में होता है। और इस युद्ध के कारण क्या होता है, देखिए ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये है मिंग डायनेस्टी जो कि 16वीं शताब्दी से पहले थी। इस मिंग डायनेस्टी को हराकर क्विंग डायनेस्टी आती है 16वीं शताब्दी के बाद। ये डायनेस्टी चाइना वाले क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेती है, और इस डायनेस्टी के दौरान ही 1894 में जापान हमला कर देता है क्विंग डायनेस्टी के ऊपर, और हमला करके कुछ क्षेत्र को, कोरिया वाले क्षेत्र को, आसपास के तटीय क्षेत्र को, और प्लस ताइवान को, कौन कौन से क्षेत्र को? कोरिया वाले क्षेत्र को, कुछ कोस्टल एरिया को, प्लस ताइवान को अपने कब्जे में ले लेता है जापान। कौन सी लड़ाई के तहत? पहला चाइना जापान युद्ध। जब पहला जापान युद्ध खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो डायनेस्टी थी क्विंग डायनेस्टी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा चाइना बट जाता है। जब छोटे छोटे टुकड़ों में चाइना बट जाता है, तो एक यहाँ पे बड़े लीडर आते हैं, उनका नाम है सुन यात सेन। नाम याद रखिएगा, सुन यात सेन। ये उन्हीं की फोटो है, सुन यात सेन, जिनका जन्म हुआ था 1866 में, मृत्यु हुई थी 1925 में। तो जो सुन यात सेन है वो ऐसा चाहते हैं कि जो चाइना छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है जापान के युद्ध के बाद, इस चाइना को फिर से इकट्ठित करा जाए, संयुक्त रूप से पूरा एक राष्ट्र फिर से बनाया जाए। इन्हीं को, सुन यात सेन को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। ऐसा रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना कौन है? ताइवान।
ताइवान वाले इनको बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। उसी तरह से PROC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेनलैंड चाइना वाले जो लोग हैं इनको बोलते हैं फोर रनर ऑफ द रिवॉल्यूशन। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, फोर रनर ऑफ द रिवॉल्यूशन और फादर ऑफ द नेशन, दोनों इन्हीं को बोला जाता है। सुन यात सेन, जिन्होंने मुख्य रूप से चाइना को एकीकृत करने का काम किया था। चाइना को एकीकृत करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में जो चाइना बटा हुआ था उसको इकट्ठा करने के लिए इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था क्यूनो, देखिए प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योमिनतैंग पार्टी, क्योमिनतैंग पार्टी, जिसे फर्स्ट नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी कहा जाता है। क्योमिनतैंग पार्टी इन्होंने बनाई थी, क्यों बनाई थी? चाइना को एक साथ इकट्ठा करने के लिए। जैसे कि भारत को इकट्ठा करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आज़ादी के बाद भारत भी कई टुकड़ों में बटा हुआ था। ऐसे ही sun yat-sen ने चाइना को एकत्र करके रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाने का काम किया। मेक चाइना ग्रेट अगेन, ठीक है। कौन सी पार्टी बनाई? क्यूमिनतैंग पार्टी का निर्माण किया। ये उस पार्टी का सिंबल है। नाम याद रखिएगा, sun yat-sen। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1925 में, sun yat-sen की तो जो इनकी पार्टी थी क्योमिनतैंग पार्टी, वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा बन जाता है नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरा हो जाता है कम्युनिस्ट। एक नेशनलिस्ट वालों का हिस्सा हो जाता है, कम्युनिस्ट वालों का हिस्सा हो जाता है। नेशनलिस्ट लोग कौन होते हैं? नेशनलिस्ट विचारधारा वाले लोग जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि देश के अंदर प्रजातंत्र होना चाहिए। जनता जो है वोट दे के अपना राजा या अपना प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी चुनना चाहे वो जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि कोई जनता द्वारा चुना गया नेता नहीं होगा, नेता को जो है कम्युनिस्ट तरीके से चुना जाएगा। तो इस तरह से जो इनकी पार्टी थी क्योमिनतैंग पार्टी, वो दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। एक धड़ा हो जाता है नेशनलिस्ट, दूसरा हो जाता है कम्युनिस्ट। नेशनलिस्ट जो पार्टी बनती है, जो नेशनलिस्ट धड़ा आता है, उसके जो लीडर थे वो थे चियांग काई शेक, और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बन जाते हैं माओ जेडोंग। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों जो ग्रुप बन गया है लीडर्स का प्लस वहाँ की जनता का, उनके बीच में काफ़ी झड़प होती है, काफ़ी विवाद चलता है। देखिए, जो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी थी जिसको बनाया था sun yat-sen ने, वो दो टुकड़ों में बट गई है। एक हो गए हैं नेशनलिस्ट, दूसरे हो गए हैं कम्युनिस्ट। ये जो फोटो है ये चियांग किक शेक की है और जो फोटो है ये माओ जेडोंग की है, ठीक है। माओ जेडोंग जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे और चियांग काई शेक जो है वो नेशनलिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे। नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में चीन की जो कैपिटल है बीजिंग आपको दिखा, संघई, चीन का जो एक शहर है संघई शहर में नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में काफ़ी तगड़ी झड़प होती है, मारकाट मचाई जाती है। और 1927 में उस घटना को कहा जाता है संघई नरसंहार। काफ़ी लोगों की वहाँ पे हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। 1927 में होता संघई नरसंहार नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में। और इस संघई नरसंहार के बाद ही चाइना में गृह युद्ध शुरू हो जाता है, सिविल वार ऑफ चाइना, जो 1927 से लेके 1950 तक यानी लगभग 23 साल तक ये गृह युद्ध चलता है। गृह युद्ध का मतलब होता है एक ही देश के अंदर दो विचारधाराओं वाले लोगों का आपस में झगड़ा करना, मारकाट मचा देना, ठीक है, उसको बोलते हैं गृह युद्ध। ये 1927 में चाइना में शुरू हो जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठा लेता है जापान जिसने कि ऑलरेडी कोरिया को और कुछ कोस्टल एरिया को प्लस ताइवान वाले हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। इसी मौके का फ़ायदा उठाता है जापान, और जापान फिर से चाइना के ऊपर अटैक कर देता है। और जो मंचूरिया वाला क्षेत्र है, ये मंचूरिया चाइना का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, इसको मंचूरिया क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मंचूरिया क्षेत्र। इस मंचूरिया क्षेत्र पर जापान कर देता है हमला 1931 में, और इस मंचूरियन क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है और यहाँ पर अपनी कठपुतली सरकार बना देता है। उसके बाद फिर से युद्ध करता है, फिर से युद्ध होता है और 1937 से लेकर 1945 तक युद्ध चलता है। इसका नाम है द्वितीय चीन जापान युद्ध। ये कब से कब तक चला? 1937 से लेकर 1945 तक चला द्वितीय जापान चाइना युद्ध। और इस द्वितीय जापान चाइना युद्ध का नतीजा आप इस मैप में देख सकते हैं। जो ग्रीन कलर से क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो है चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी। चाइनीज नेशनलिस्ट के पार्टी के लीडर कौन है? चियांग काई शेक। जो रेड कलर से आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है वह है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके लीडर कौन है? माओ जेडोंग। और बाकी जो पर्पल कलर से यानी डार्क ब्लू कलर से आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो जापान के कब्जे वाला क्षेत्र यहाँ पे है।
अब जब जापान हमला कर देता है तो इस हमले से बचने के लिए देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1945 जापान के इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है। यहाँ 1945 में ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। तो वो युद्ध चाइना नहीं जीता था, बल्कि जापान जो है वो परमाणु बम गिरने के कारण खुद ही हार गया था। तो नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट जो लोग हैं वो अपने गृह युद्ध को छोड़ के पहले डिसाइड करते हैं कि अभी हम हाथ मिला लेते हैं, और जापान ने जो हम पर युद्ध किया है इस युद्ध को पहले हम जापान से लड़ाई करते हैं, उसके बाद में हम अपने गृह युद्ध के बारे में सोचेंगे। तो नेशनलिस्ट प्लस कम्युनिस्ट दोनों एक साथ मिल जाते हैं और जापान से लड़ाई करते हैं। वो जापान से जीतते कभी नहीं है, याद रखिएगा। चाइनीज़ के जो नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट मिलने के बाद भी जापान से कभी नहीं जीत पाए थे, लेकिन 1945 में जो जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, तो अमेरिका जो है खुद ही अमेरिका जो है उसके परमाणु बम गिरने की वजह से जापान खुद ही इतना बैकफुट पे आ गया कि उसको जो है चाइना को छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, ये घटना है 1945 की। ये सेकेंड सिनो जापानीज वार का एक फ़ोटो है। तो 1945 में जब एटॉमिक अटैक होता है जापान पर सेकेंड वर्ल्ड वार के तहत, सेकेंड वर्ल्ड वार भी ख़त्म हो जाती है, तो सिविल वार जो ऑलरेडी सिविल वार रुक गई थी चाइना में, वो सिविल वार फिर से शुरू हो जाती है 1946 में। 1946 में सिविल वार फिर से शुरू होती है। और इस बार देखिए इस मैप में आप देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट जो हैं उनका क्षेत्र बहुत कम है और नेशनलिस्ट ने काफ़ी अधिक एरिया पर कब्जा किया हुआ है चाइना के अंदर। लेकिन 1946 में क्या होता है, यूएसएसआर का सपोर्ट मिल जाता है कम्युनिस्ट पार्टी को। यूएसएसआर रसिया, जहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार है, उसका सपोर्ट मिलने के कारण क्या होता है, कम्युनिस्ट जो हैं ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और चीन के लगभग 95% हिस्से को अपने कब्जे में ले लेते आए हैं। 1949 आते आते 95% हिस्से पर केवल कम्युनिस्ट का कब्जा हो जाता है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ये घोषित कर देती है कि चीन जो है एक अब कम्युनिस्ट राष्ट्र बन के रहेगा। नेशनलिस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो धीरे धीरे जो है चीन के पूर्व की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे मैं एक मैप में आपको दिखाना चाहूँगा। ये नेशनलिस्ट पार्टी के जो लोग हैं धीरे धीरे पूर्व साइड में, पूर्वी दिशा में चीन के जाते हैं, और वहाँ से ये एक आइलैंड यहाँ पे है, इस आइलैंड पर धीरे से धीरे जाके अपना सारा सामान लेके अपने लीडर के साथ, कौन है लीडर, चियांग केक शेक के साथ 1950 में चले जाते हैं एक आइलैंड पर। कौन, नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर प्लस अपने लोगों के साथ चले जाते हैं एक आइलैंड पर 1950 में, और चाइना का जो मेनलैंड है वहाँ पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो जाता है। कौन से आइलैंड पर जाते हैं, तब उस आइलैंड का नाम था फारमोसा आइलैंड। जब वहाँ पर चियांग किंग शेक चले जाते हैं तब जाके उस आइलैंड को एक देश घोषित कर देते हैं, नेशनलिस्ट पार्टी का देश, जिसका नाम पड़ जाता है ताइवान 1950 में। ठीक है, और 1950 में ही जब नेशनलिस्ट अलग आइलैंड पे चले गए, मेनलैंड पे कम्युनिस्ट आ गए, तो चाइना की जो सिविल वार है उसका भी अंत हो जाता है। ये यूएसएसआर की सपोर्ट से जो है चाइना एक कम्युनिस्ट देश बन जाता है, और जो यहाँ के नेशनलिस्ट लोग थे जिनके नेता थे शेख, वो चले जाते हैं एक आइलैंड पर जिसका नाम बन जाता है ताइवान। ये इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। अब 1950 में क्या हो गया है, 1950 आते आते क्या हो गया, दो देश बन गए हैं, दो देश बन गए हैं। एक है नेशनलिस्ट पार्टी वाले, एक है कम्युनिस्ट पार्टी वाले। जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं वो बोलते हैं कि मुख्य चीन हम हैं, और एक ना एक दिन हम इस नेशनलिस्ट पार्टी वाला जो आइलैंड है जिसका नाम ताइवान है उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। दूसरी तरफ जो ताइवान पर नेशनलिस्ट पार्टी वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि मुख्य चीन हम हैं, मेन चीन जो है वो हम ही है, और एक ना एक दिन हम जो मेन लैंड वाला चीन है उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। तो दोनों ही के दोनों देश, एक है ताइवान, दूसरा है चाइना। ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना का नाम क्या है, जो मेनलैंड चाइना है उसका नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों ही वन चाइना पॉलिसी को अपनाए हुए हैं, और दोनों ही बोल रहे हैं कि हम ही मुख्य चाइना हैं, अपने आप को मेन चाइना घोषित कर देते हैं वन चाइना पॉलिसी के तहत। ये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फ्लैग है, ये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फ्लैग है जिसे हम चाइना बोलते हैं, और ये ताइवान का फ्लैग है जिसे हम रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। उसी समय पे देखिए यूएनओ जिसका गठन होता है 1945 में, वो 1950 में यूएन के अंदर आरओसी यानी कि ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दे देता है, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बड़ा वाला चाइना, मेनलैंड चाइना हमें दिखाई देता है, उसको मान्यता नहीं देता है। यानी कि यूएनओ भी ताइवान को ही मुख्य देश, मुख्य चाइना मानता है। कब तक, 1950 से लेके 1971 तक। 1971 में जब वियतनाम युद्ध होता है यूएसए और अमेरिका के बीच में, तब जाकर धीरे धीरे चाइना
जो मेनलैंड चाइना है उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है और 1971 में पीआरओसी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूएन के अंदर मान्यता मिलती है और रिपब्लिक ऑफ चाइना की सीट जो है वो छीन ली जाती है, यानी ताइवान की सीट छीन के चीन को दे दी जाती है। 1971 से पहले चीन की कोई मान्यता नहीं थी, ताइवान की ही मान्यता थी। और उसके बाद जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मेनलैंड चाइना है, यानी आज का चाइना है, वो वन चाइना पॉलिसी अपना लेता है। वन चाइना पॉलिसी क्या बोलती है कि जो ताइवान को और उसके आसपास के आइलैंड्स को अलग देश मानेगा वो चीन का दुश्मन माना जाएगा। चीन के अंदर कोई भी देश विजिट करने जाएगा, कोई भी नेशन का राष्ट्र का आधिकारिक तौर से यात्रा पे जाता है तो वहाँ पे एक पॉलिसी पे साइन कराया जाता है। उस पॉलिसी का नाम है वन चाइना पॉलिसी, जो ये कहता है कि ताइवान और ताइवान के आसपास के जितने भी आइलैंड्स हैं, प्लस साउथ चाइना सी में जितने आइलैंड्स हैं, प्लस हांगकांग, तिब्बत, ये सब जो हैं चीन का ही हिस्सा हैं। ये ही है वन चाइना पॉलिसी। और इस तरह से आज तक ये विवाद चीन और ताइवान में चलता आ रहा है कि मुख्य चीन कौन है, प्लस आसपास के आइलैंड्स को लेकर भी ये विवाद काफ़ी चलता रहता है। और इसी विवाद के बीच में नैन्सी पेलोसी जो हैं अभी फ़िलहाल अमेरिका की जो सांसद की स्पीकर हैं, अमेरिका संसद की स्पीकर हैं, वो वियतनाम की यात्रा पर हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।